दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सफलता की राहें इतनी आसान नहीं होती, लेकिन रेगुलर मेहनत करने वाले के लिए ये नामुमकिन भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, रेगुलर मेहनत करने वाले के लिए। पिछले वीडियो में हमने कवर किया विश्व इतिहास में पुनर्जागरण और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आज का वीडियो है हमारा विश्व इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और रूसी क्रांति। आपको लग रहा होगा ये क्या विश्व इतिहास में फ्रांस का राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, अभी एग्जाम में जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बताओ, सबको पता है नरेंद्र मोदी है। ये नहीं कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, सबको पता है कमल है। ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछेगा, लेकिन रेगुलर मेरे से जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इतना हार्ड भी नहीं है, रेगुलर बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, उसमें सभी वीडियो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या रहता है। आइए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, यदि जवाब पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइए और रोज़ याद कीजिए। ये नहीं कि एक दिन याद किए दूसरे दिन छोड़ दिए, पता चलेगा कुछ दिन के बाद ढेर सारा वीडियो जमा हो गया है और एक भी नहीं देखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुई 14वां। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। फ्रांस की राज्य क्रांति जब शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 1889 ईस्वी में। उस समय फ्रांस पर शासन किसका था? लुई 16वां का था, ठीक है। लेकिन फ्रांस की राजधानी वर्साय होगी, ये किसने बनाया था? ये लुई 14वां ने बनवाया था, ठीक है। फ्रांस की राजधानी वर्साय लुई 14वां ने बनवाया था, और वहाँ पे शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने ही करवाया था। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। किस शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंट गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18वीं शताब्दी में। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जब स्टार्ट हुई थी उसमें फ्रांस जो है 3 स्टेट में बंट चुका था। एक का नाम था पादरी, दूसरा का नाम था अभिजात वर्ग, और तीसरे में 90% जनता थी, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, यानी कि इस टाइप के जितने भी लोग थे सारे 90% में आए थे। और उधर का जो 10% था उसमें पादरी और अभिजात वर्ग के लोग थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 3 देखिए। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 जुलाई को। अब इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो हुआ कुछ यूँ कि फ्रांस में जब राज्य क्रांति स्टार्ट हुई थी तो वहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या किया कि वहाँ एक जगह है फ्रांस में बास्तिल। बास्तिल में एक कारागृह है जहाँ पे कुछ बंदियों को बंदी बनाकर रखा गया था। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि उस कारागृह का फाटक खोल दिया और वहाँ से बंदियों को आज़ाद कर दिया था। तो उसी समय से फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो डेट याद रखिएगा, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ठीक है। 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इतना कहानी इसलिए बताते हैं कि थोड़ा आपको क्वेश्चन याद रह जाए, याद करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखिए। नेपोलियन ने किस बैंक की स्थापना किया था? तो ये क्वेश्चन भी फ्रांस की राज्य क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा भूमिका रहा था। तो बताइए नेपोलियन ने किस बैंक की स्थापना किया था? तो ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने किस बैंक का स्थापना किया था? बैंक ऑफ फ्रांस का। ये नेपोलियन जो है फ्रांस की राज्य क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाया था, तो उसने ही स्थापना किया था बैंक ऑफ फ्रांस की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 5। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस की देन है। तो जब फ्रांस की राज्य क्रांति स्टार्ट हुई थी उसी समय माप तोल प्रणाली यानी कि दशमलव प्रणाली आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा इसमें। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें हम VVI बोलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिब्रे। लिब्रे जो था फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा हुआ करती थी। अभी चेंज हो चुका है, लेकिन पहले लिब्रे हुआ करती थी। कब? जब फ्रांस में राज्य क्रांति स्टार्ट हुई थी। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7। इनमें किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन ने कहा था।
देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रांस की राज्य क्रांति से जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि नेपोलियन जो है फ्रांस की राज्य क्रांति में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। उसी ने कहा था कि इंग्लैंड जो है वो बनियों का देश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। आते हैं अगले सवाल पे। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका डैश पर आक्रमण करना, यानी कि नेपोलियन का पतन किस वजह से हुआ था, उसने क्या चीज़ पे आक्रमण कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस पर आक्रमण। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण बन गया था। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 9। अब आते हैं इटली के एकीकरण में। सवाल है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? पहला ऑप्शन है रूस और दूसरा है नीचे ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड या भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो ऑस्ट्रिया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। इटली के समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काउंट काबूर। इटली की जो समस्या है उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? काउंट काबूर ने। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, यदि ऑप्शन में दिया है गैरीबाल्डी, जोसेफ मेजनी और काउंट काबूर, यदि ये तीनों दिया है और लास्ट में ऑप्शन डी भी है इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर इनमें सभी मारिएगा। लेकिन यदि इनमें सभी नहीं दिया है और इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है गैरीबाल्डी, मेजनी या काउंट काबूर, तो उस समय काउंट काबूर को नोट कीजिएगा, ठीक है। काउंट काबूर जो है उस समय राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी इनमें सभी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि इनमें सभी नहीं देता है ऑप्शन में तो काउंट काबूर को लगाइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 12 देखते हैं। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोसेफ मेजनी, ठीक है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का जो नेतृत्व है वह नवयुवकों के हाथों में दे दो, तो यह किसने कहा था? जोसेफ मेजनी ने कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह कब कहा गया था? तो इटली का जब एकीकरण हो रहा था उसी समय जोसेफ मेजनी ने यह बात कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का जो नेतृत्व है वह नवयुवकों के हाथों में दे दो, तभी क्रांति सफल हो पाएगी। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 13 देखते हैं। लाल कुर्ती नामक सेवा का गठन किसने किया था? नमक हो गया या नमक नहीं होगा, नामक। लाल कुर्ती नामक सेवा का गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी, ठीक है। हम लोग बचपन से खूब पढ़ते आ रहे हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। खूब रटे हैं, शायद 9 या 10 के बुक में दिया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल कुर्ती नामक सेवा का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो वो ट्राउटस्की ने किया था। वहाँ पे आप लटकिएगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा? गैरीबाल्डी। यदि लाल कुर्ती कहे तब, लाल सेना कहेगा तो वो ट्राउटस्की हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को कौन सी उपाधि दी थी? अब ये जो सवाल है जर्मनी के एकीकरण से आ रहा है, ठीक है। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजीगर की उपाधि। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस समय सबसे शक्तिशाली जो राज्य था ना वो प्रसा था। प्रसा नामक राज्य, ठीक है। तो प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। लेकिन ये विलियम प्रथम जो है अपना प्रधानमंत्री किसको मानता था? तो बिस्मार्क को मानता था। तो उसी समय, यानी कि जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था उसी समय विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15 देखिए। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मई 1848 में। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1848 में। ये क्वेश्चंस भी जो है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1848 में, याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। किस युद्ध में जर्मनी का जो एकीकरण है वह संभव हो सका? यानी कि वह आखिरी युद्ध कौन सा था जिसमें जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान का युद्ध, ठीक है। सूडान का युद्ध जब हुआ तब जाके जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 17। वैज्ञानिक समाजवादी का संस्थापक कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी, ठीक है। कार्ल मार्क्स
अच्छा, दास कैपिटल का रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो रूसी क्रांति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रूसी क्रांति से आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का संबंध किससे है? रूसी क्रांति से, और इन्होंने ही दास कैपिटल का रचना किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। इतना क्वेश्चन याद रहेगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 18, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। जब रूसी क्रांति स्टार्ट हुआ था उसी समय दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 19, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। अच्छा, बोल्शेविक क्रांति बोले या बोल्शेविक दल बोले तो दोनों के नेता कौन थे? लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन? लेनिन। बोल्शेविक दल के नेता कौन? तो भी लेनिन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 20 और शायद लास्ट सवाल है। राइट्स का मैन यहाँ का नहीं होगा, यहाँ ऑफ होगा बीच में, ठीक है, ऑफ, यानी कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉमस पेन, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये भी जो है रूसी क्रांति से संबंध रखते हैं। कौन? टॉमस पेन। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और रोज़ हमसे जुड़िए। आपको वीडियो रोज़ अवेलेबल करा दिया जाता है शाम के 5 बजे, ठीक है। शाम के 5 बजे आप रोज़ हमारा चैनल चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और डेली जितने भी क्वेश्चंस हम बनाते हैं सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। एक तरफ से याद कीजिए और रोज़ याद कीजिए, ठीक है। आज आप जो भी हो, चाहे आपको जीके के बारे में कुछ नॉलेज हो या ना हो, थोड़ी बहुत तो नॉलेज ज़रूर होगी। आप देखिएगा आज से 5-6 महीने बाद आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे। कई लोगों को कंपटीशन के मामले में आप पीछे छोड़ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों आप रोज़ हमसे जुड़िए, रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए। एक बार में ढेर सारा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।